हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि अब मेरे सारे दोस्त अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। मेरा नाम मोनिश कुमार शर्मा है। एक बार मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल कीप लर्निंग में। और आज हम क्लास 8 के मैथ पढ़ने वाले हैं, चैप्टर सेकंड। जैसा कि मैंने बोर्ड पे पहले ही लिख रखा है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, मतलब एक चर में रैखिक समीकरण। आज इसके बारे में जानेंगे हम। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में कैसा होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन की। लीनियर इक्वेशन की, ठीक है। लीनियर इक्वेशन, इसको हिंदी में हम कहते हैं रैखिक समीकरण। ठीक है, अब ये इक्वेशन होता क्या है, तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि लीनियर इक्वेशन जो है ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक पार्ट है। ठीक है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, उसका एक पार्ट है जिसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के ही अंदर से निकला। ठीक है, तो अब हम समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अलजेब्रिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम किसे कहते हैं। देखिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जैसे सबसे पहले मैं एक लिख देता हूं। जैसे मैंने लिखा 3x + 6 = 0। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है वो वेरिएबल, कांस्टेंट और मैथमेटिकल साइन का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, जैसे देखिए यहां पे मुझे एक दिखाई दे रहा है x, यानी कि अल्फाबेट। जो भी अल्फाबेटिकल फॉर्म होते हैं, मतलब ए से लेके जेड तक में जो भी अल्फाबेट का यूज किया गया है उसको हम बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। हिंदी में इसको बोलते हैं चर। ठीक है, जो भी अल्फाबेट होता है उसको हम बोलते हैं वेरिएबल, जिसको हिंदी में कहते हैं चर। अब जो उसके साथ नंबर है, ठीक है, उसके साथ जो नंबर है उसको हम या तो कांस्टेंट बोलेंगे, जिसको हम कहते हैं अचर, या फिर इसको हम चाहें तो कोफिशिएंट भी बोल सकते हैं, जिसको हम हिंदी में कहते हैं गुणांक। दोस्तों अब ध्यान से समझ लेना, मैं आपको बिल्कुल अंदर ले जाके समझाऊंगा। कहने का मतलब कि लीनियर इक्वेशन जब हमने आज स्टार्ट किया है तो इसको अच्छे से खंगाल लेंगे, ताकि यहां से क्वेश्चन छूटने का कोई सवाल ही ना हो। ठीक है, तो बिल्कुल एकदम कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट समझिए। मैं आपको बहुत ही क्लियर तरीके से हर चीज समझाने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए मैंने सबसे पहले एक इक्वेशन लिखा था जो कि था 3x + 6 = 0। अब इसमें कुछ चीजें मैंने अलग अलग कर दी कि जो अल्फाबेट है उसको हम बोलेंगे वेरिएबल, जो नंबर है उस अल्फाबेट के साथ जो नंबर है उसको या तो हम कांस्टेंट बोलेंगे या कोफिशिएंट बोलेंगे। ठीक है, इन सब के बारे में डिटेल से 9th क्लास में पढ़ने को मिलेगा। फिलहाल आप इनका नाम याद रखिए कि जो भी अल्फाबेटिकल फॉर्म होते हैं उनको हम वेरिएबल बोलते हैं। जो भी नंबर होता है, मतलब अल्फाबेट के साथ जो नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया था 3x, और 3 और x के बीच में कोई साइन नहीं है तो ये समझ लो कि ये मल्टीप्लाई का है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर 3x ये लिखा हुआ है तो इस हिसाब से इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो x तो हमारा वेरिएबल हो गया, और x के साथ जो नंबर, जिस नंबर को मल्टीप्लाई किया जा रहा है उस नंबर को या तो मैं कांस्टेंट बोलूंगा या फिर कोफिशिएंट बोलूंगा। ठीक है, तो ये था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें नंबर, वेरिएबल और मैथमेटिकल साइन, ठीक है, इनका एक कॉम्बिनेशन बना के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाया जाता है। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर ही लीनियर इक्वेशन आता है। ये समझ लो कि 3x + 6 = 0 को मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी बोल सकता हूं और लीनियर इक्वेशन भी बोल सकता हूं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं लीनियर इक्वेशन पे।
अब देखिए, सबसे पहले मैं कोई एक लीनियर इक्वेशन लिखता हूं, ठीक है। लीनियर का मतलब ये समझ लीजिए कि लीनियर का मतलब ये होता है जैसे 7y प्लस 9 इक्वल टू 12। सपोज कि मैंने एक ये इक्वेशन लिखा, इसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन, ठीक है। लीनियर हम इसलिए बोलेंगे कि इस पे किसी भी पावर का यूज नहीं किया जा रहा है। सपोज अगर मैं यहां पे स्क्वायर लगा देता 7y स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 12, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता। क्या बन जाता? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन इस पे कोई पावर नहीं है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अब देखिए ये जो भी क्वेश्चन मैंने लिखा, ठीक, इसके दो पार्ट बनते हैं। वो दो पार्ट कौन कौन से बनते हैं? यहां से लेके यहां तक जो पार्ट हमें दिख रहा है ये है LHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। ये जो दिख रहा है इसको हम क्या कहेंगे? इक्वल। ये इक्वल का साइन है, ये इक्वलिटी है, ठीक है। और इक्वल के बाद जो नंबर है ये वाला, इसको हम बोलेंगे RHS, यानी कि राइट हैंड साइड, ठीक है। तो दोस्तों, अब ये था लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन को अब आप अच्छे से समझो। देखो, मैंने लीनियर इक्वेशन लिखा था 7y प्लस 9 इक्वल टू 12, ठीक है। अब देखिए, बीच में जब इक्वल का साइन आ गया, तो बीच में अगर इक्वल का साइन आया तो इस हिसाब से जो मेरा इक्वेशन बना वो दो साइड में बट गया। जो इक्वल के पहले वाले नंबर होंगे वो हमारे LHS कहलाएंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, और जो इक्वल के बाद वाले नंबर होंगे वो हमारे RHS कहलाएंगे, यानी कि राइट हैंड साइड, ठीक है। तो चलिए, ये चीज तो आपको समझ में आ गया। अब यहीं से हम लीनियर इक्वेशन को सोल्व करेंगे, ठीक है। लीनियर इक्वेशन तो आपने देख लिया। अब हम बात करते हैं कि वन वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। वेरिएबल तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि जो भी अल्फाबेटिकल आएगा, जो भी अल्फाबेट का यूज किया जाएगा इक्वेशन के अंदर, वो अल्फाबेट हमारा वेरिएबल कहलाएगा, ठीक है। अब ये वन वेरिएबल क्या होता है? वन वेरिएबल का मतलब ये हुआ कि जैसे सपोज करो कि ये एक मैंने इक्वेशन लिखा था, लीनियर इक्वेशन ये लिखा था। इस लीनियर इक्वेशन के अंदर मैंने अल्फाबेट के रूप में सिर्फ y का यूज किया, ठीक है। चूंकि वेरिएबल ही तो अल्फाबेट ही तो वेरिएबल कहलाता है, तो वेरिएबल के रूप में मैंने सिर्फ y का यूज किया। तो इस पूरे इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल है ना, एक ही वेरिएबल है, तो इसलिए ये वन वेरिएबल हुआ, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि मैं 9 के साथ ZX का यूज कर देता। सपोज करो कि मैं यहां पे लिख देता 7y प्लस 9x इक्वल टू 12, ठीक है। तो अब यहां पे वेरिएबल के रूप में दो चीज यूज हो रहा है, एक y और एक x। तो ये क्या बन गया? ये टू वेरिएबल बन गया, क्योंकि इसमें दो अलग अलग वेरिएबल का यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये टू वेरिएबल बन गया। लेकिन हमें जो अभी पढ़ना है वो सिर्फ वन वेरिएबल से पढ़ना है। वो तो मैं समझाने के लिए आपको दिखा रहा था। अब आप ये समझ गए होंगे कि वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कैसे बनता है। लीनियर इक्वेशन तो ये पूरा का पूरा हो गया, और चूंकि इस लीनियर इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल के रूप में मैंने खाली y का यूज किया है, तो ये जो खाली मेरा y है ये सिर्फ वन वेरिएबल को शो कर रहा है, ठीक है। तो ये पूरा जो लीनियर इक्वेशन है वो वन वेरिएबल में। तो चलिए, आई होप कि इसके बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस से स्टार्ट करते हैं कि इनके क्वेश्चंस बनाया कैसे जाता है और किस तरीके के क्वेश्चन आपके सामने आएगा, ठीक है। तो चलिए, अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 2.1। तो दोस्तों, अब है एक्सरसाइज 1। यहां पे ये क्वेश्चन कैसा रहता है कि सोल्विंग इक्वेशन व्हिच हैव लीनियर एक्सप्रेशन ऑन वन साइड एंड नंबर ऑन द अदर साइड। फॉर एग्जांपल, मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं पहले यहां पे, ठीक है। क्वेश्चन ये मैं एग्जाम्पल से समझा रहा हूं। यहां से अभी मैं एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं कर रहा हूं, मैं एक एग्जाम्पल से आपको इनका इंट्रोड्यूस करवा दे रहा हूं। इसके बाद हम फटाफट एक्सरसाइज कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए,
क्वेश्चन ये है कि पहले हम पहला क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहां पे कह रहा है कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ of 2x minus 3 इक्वल टू 7। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन हमारे पास ये है कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ 2x माइनस 3 इक्वल टू 7। अब क्या करना है, इसको मुझे सोल्व करना है। अच्छा, ये सोल्व होगा कैसे, इसमें मतलब क्या सोल्व करना है, हमें किस चीज की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए, सबसे पहले ये समझ लीजिए आप कि जो भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल से जो भी आपके क्वेश्चन आएंगे, उस हर क्वेश्चन में आपके मतलब उस लीनियर इक्वेशन में जो भी वेरिएबल दिया होगा, मतलब जो भी अल्फाबेट दिया होगा, उस अल्फाबेट की वैल्यू निकालनी होती है हमें। ठीक है, फॉर एग्जांपल 2x माइनस 3 इक्वल टू 7। अब इसमें वेरिएबल के रूप में क्या है, तो इसमें वेरिएबल के रूप में x है, मतलब कि ओवरऑल इक्वेशन में से मुझे x की वैल्यू निकालनी है कि इस x के जगह पे मैं क्या पुट करूं, क्या रखूं कि इन दोनों की वैल्यू बराबर हो जाए। ठीक है, तो चलिए मैं पहले x की वैल्यू समझाऊंगा कि x की वैल्यू निकालेंगे कैसे, और फिर इसको वेरीफाई करके भी बताऊंगा कि हमारा आंसर, हम अपने आंसर को चेक कैसे करें कि हमारा आंसर सही है या गलत है। ठीक है, तो देखिए पहले इस क्वेश्चन को आराम से देख लीजिए। अब ये क्या होता है कि सोल्विंग इक्वेशन व्हिच हैव लीनियर एक्सप्रेशन ऑन वन साइड। देखिए, लीनियर एक्सप्रेशन ऑन वन साइड, एक तरफ लीनियर एक्सप्रेशन है, एंड नंबर ऑन द अदर साइड, और अदर साइड में क्या है, सिर्फ नंबर है। ठीक है, तो अब हम इसको सोल्व कर रहे हैं। तो अब इसको सोल्व करने का तरीका क्या है, तो देखिए सबसे पहले इस पूरे इक्वेशन को आप ध्यान से देख लीजिए कि 2x माइनस 3 इक्वल टू 7। अब इसमें नंबर भी है, वेरिएबल भी है, और मैथमेटिकल साइन भी है। साइन बोले तो माइनस का। ठीक है, ये माइनस का साइन है। तो अब हम यहां से स्टार्ट कैसे करेंगे, इस इक्वेशन को मैं सोल्व करना कैसे स्टार्ट करूंगा। तो देखिए सबसे पहले हमें करना क्या है कि जो भी मतलब लीनियर एक्सप्रेशन की तरफ, हमें सबसे पहले एलएचएस की तरफ चलना है। जो भी सोल्विंग होगा स्टार्टिंग में, जो पहला स्टेप हम उठाएंगे वो एलएचएस तरफ वाले का उठाएंगे। ठीक है, अब एलएचएस की तरफ देखते हैं। एलएचएस की तरफ हम ये देख रहे हैं कि 2 और x ये तो आपस में जुड़ा हुआ है मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो ये तो हमारा भी सिंगल टर्म है। ठीक है, यहां पे आ गया माइनस, और फिर है ये 3। तो देखिए जब भी दो नंबर के बीच में हम प्लस माइनस का यूज कर देते हैं तो हमारे जो टर्म होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस इधर एलएचएस साइड में दो टर्म मुझे दिखाई दे रहा है, 2x और फिर 3। ठीक है, ये दो टर्म है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि यहां से एक वैल्यू को मैं आरएचएस में भेजूंगा। अब वो कौन सी वैल्यू आरएचएस में जाएगी, देखिए x का मान निकालना है, तो x का मान कब निकलेगा, जब एलएचएस तरफ में x अकेला रह जाए। और x को यहां पे अकेला रखने के लिए यहां इसके साथ जो भी नंबर हैं उनको यहां से हटाना होगा। ठीक है, अब इनको यहां से हटा के मैं घर तो भेजूंगा नहीं, तो मैं इसे भेजूंगा कहां, तो इसको इधर से उठा के एलएचएस साइड से उठा के आरएचएस साइड में रख देना है। ठीक है, तो देखिए अब सबसे पहले हम किसको रखेंगे, तो 2x तो आपस में जुड़ा हुआ है, ये मल्टीप्लाई का साइन शो कर रहा है, 2 और x के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। तो देखिए जब भी वेरिएबल की हम वैल्यू फाइंड करेंगे और उस वेरिएबल के साथ जो भी नंबर को मल्टीप्लाई किया जा रहा है उसका स्टेप सबसे लास्ट में होगा। मतलब कि जो हमारा पहला स्टेप होगा वो प्लस माइनस वाले सवाल से होगा। मतलब कि जो प्लस में है उसको उस साइड भेज के माइनस में कर देंगे, जो इस तरफ माइनस में है उसको उस साइड भेज के प्लस में कर देंगे। ठीक है, तो यहां से हम ये देख रहे हैं कि 3 जो है वो एलएचएस साइड में माइनस में है, तो अगर 3 की मैं साइड चेंज करूंगा तो इसकी साइन भी चेंज हो जाएगी। जब भी किसी नंबर की साइड चेंज होती है तो उसकी साइन भी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो -3 जब इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, यानी कि 2x इक्वल टू 7 इधर पहले से ही है, हम साइड खाली 3 की चेंज कर रहे हैं, 7 की नहीं। 7 जहां पे है वो वहीं पे रहेगा, 7 इक्वल के बाद था तो यहां पे इक्वल के बाद ही रहेगा। अब आप सोच रहे होगे कि 3 को मैंने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 3 को तो मैं हटा रहा हूं यहां से, 3 इधर माइनस में था उधर जाके प्लस में होगा, तो प्लस में तब होगा ना, जैसे
उस तरफ जो पहले से जो भी नंबर था उस नंबर को तो वहीं पे रखना है। अब -3 की हमने साइड चेंज करी है, तो ये इधर आके हो गया प्लस का, यानी कि 7 + 3, 7 + 3, ठीक है। 7 पहले से इक्वल के उस तरफ था आरएचएस साइड में, तो देखो आरएचएस साइड में हमने उसको वैसे ही रखा। 3 इधर माइनस में था, तो इधर आके किस में हो गया, प्लस में। अब हम सोल्व करेंगे, तो 2x = 7 + 3 कितना हो जाएगा, 10। 7 + 3, 7 और 3 को प्लस करेंगे 10 होगा। अब देखिए 2x = 10 हो गया, हमें वैल्यू x की चाहिए, और x के साथ अभी भी मुझे कुछ नंबर दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब इस नंबर को मुझे यहां से हटाना है। तो मैथ का रूल है कि अगर जब भी आप साइड चेंज कर रहे हो तो दो साइन का एक कॉम्बिनेशन बनता है, जैसे प्लस माइनस का एक कॉम्बिनेशन हो गया और मल्टीप्लाई डिवाइड का एक कॉम्बिनेशन हो गया। मतलब कि प्लस की संख्या की साइड चेंज होगी तो माइनस में जाएगा, और माइनस की संख्या की साइड चेंज होगी तो प्लस में जाएगा। सेम कंडीशन कि अगर मल्टीप्लाई वाली संख्या की साइड चेंज करेंगे तो डिवाइड में जाएगा, और डिवाइड वाले संख्या की साइड चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई में जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए माइनस वाला तो चेंज होकर इधर प्लस में आ गया था, और फिर 7 और 3 को ऐड कर दिया हमने तो 10 हो गया। अब इस 2 को हटाना है, तो अब इस 2 को हटाने से पहले मैं ये देखूंगा कि इसके साथ इसके कौन से साइन के रिलेशन बन रहे हैं। तो इसके साथ 2 और x के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब कि हम मल्टीप्लाई मानेंगे, ठीक है। और मल्टीप्लाई वाली संख्या की जब साइड चेंज होती है तो वो किस में चला जाता है, डिवाइड में चला जाता है, ठीक है। तो ये 2, अब देखो अब यहां पे हम सिर्फ x रख रहे हैं, ठीक है, सिर्फ हम यहाँ पे x रख रहे हैं, क्योंकि 2 को तो हमें हटाना है यहां से। तो 2 इधर मल्टीप्लाई में था, अब आरएचएस साइड में 10 था तो 10 को अपने जगह पे ही रखना है, और हम साइड खाली 2 की चेंज कर रहे हैं। 2 इधर मल्टीप्लाई में था तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए डिवाइड का मतलब क्या, ये नीचे आ जाएगा, यानी कि इसका डिनोमिनेटर बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 से 10 को डिवाइड करेंगे जब ही तो 5 आएगा। तो देखिए 2 इधर मल्टीप्लाई में था और इधर आके डिवाइड में होगा। डिवाइड में होने का मतलब कि वो फ्रैक्शन में चला जाएगा, ठीक है, वो डिनोमिनेटर में बन जाएगा, क्योंकि फ्रैक्शन जो होता है वो डिवाइड को ही शो करता है, ठीक है। तो अब देखिए 2 से 10 को हमने कैंसिल कर दिया कितने बार में, 5 बार में, मतलब कि मेरी x की वैल्यू कितनी आ गई, 5, ठीक है, x की वैल्यू 5 आ गई। अब मुझे ये देखना है कि क्या मेरा आंसर सही है या गलत है, तो उसका भी एक तरीका है। चलो अब मैं अपने आंसर को चेक करने के लिए बता रहा हूं कि आप जो मतलब लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के बाद वेरिएबल के जो भी आंसर आएंगे उस आंसर को अगर चेक करना हो तो कैसे करोगे। तो ठीक है, अब हम एक बार वेरीफाई करके देखते हैं कि हमारा आंसर सही आया है या गलत आया है। हम वेरीफाई करेंगे, ठीक है। पहले इक्वेशन में लिख दे रहा हूं 2x - 3 = 7, 2x - 3 = 7। अब इसमें इस इक्वेशन को जब मैंने सोल्व किया था तो मेरी x की वैल्यू क्या रही थी, 5। अब इस इक्वेशन में जहां भी x होगा वहां पे हम 5 का यूज करेंगे, क्योंकि x की वैल्यू हमने 5 फाइंड करी है, ठीक है। तो देखिए 2 और x के बीच में मल्टीप्लाई का साइन, और x की वैल्यू हमने क्या फाइंड करी, 5, तो x के जगह पे हमने 5 रख दिया। फिर बाकी जैसे जैसे है वैसे वैसे उतार देना है, -3 = 7। तो 5 × 2, 5 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो 10 हो गया, -3 = 7। 10 में से 3 को माइनस किया, 7 हो गया, =7। अब देखिए ये दोनों वैल्यू बराबर आ गई। मैंने पहले ही बता दिया था कि इक्वेशन हमसे ये कहता है कि हम उस वेरिएबल के जगह पे कौन सा नंबर रखें कि जिस वजह से ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर हो जाए। तो x के जगह पे हमें क्या रखना था, 5 रख के हमने चेक भी कर लिया, हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये जो लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड करने होते हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बावजूद भी अगर कुछ डाउट रह गया हो, कोई चीजें ढंग से समझ में ना आया हो, तो आप कमेंट बिंदास कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों ये तो हमारा लीनियर इक्वेशन को हमने सोल्व करना सीख लिया कि कैसे करेंगे। अब इनके कुछ कंडीशंस होते हैं, हर कंडीशंस पे मैं एक एक सवाल आपको बता दे रहा हूं। आप फिर 2.1 को अपना होमवर्क के तौर पे कर लेना, और अपने आंसर हो सके तो कमेंट में बता देना। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट पढ़ के, आपके आंसर देख के मैं मतलब आपको बता दूंगा कि आपके आंसर सही हैं या फिर गलत हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब हम 2.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं।
अब है हमारा पहला क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का प्रथम क्वेश्चन यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है x माइनस 2 इक्वल टू 7। ठीक है, हमसे कह रहा है कि सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। अब देखिए लीनियर इक्वेशन आ गया। अब इसमें वेरिएबल के रूप में क्या यूज किया जा रहा है, x किया जा रहा है, मतलब कि इस इक्वेशन में मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी होगी और x की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं इस नंबर को यहां से हटा दूंगा, क्योंकि जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसको वहां पे अकेला रखना होगा और अकेला रखने के लिए उसके साथ जो भी नंबर्स होंगे उन नंबर्स को वहां से हटाना होगा। ठीक है, और हटाने का तरीका क्या है कि सबसे पहले प्लस माइनस वाले नंबर हटाए जाएंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई डिवाइड वाले नंबर हटाए जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पे हम ये देख रहे हैं कि इस x के साथ तो कोई नंबर है ही नहीं, ये x तो अकेला है। ठीक है, अब इसके इधर अगर आ जाए तो -2 में एक नंबर है, तो -2 को यहां से हटाना होगा। -2 की अगर मैं साइड चेंज करूंगा तो -2 उस तरफ जाके किसका, प्लस का हो जाएगा। तो x -2 इधर आया। अब जैसे देखिए -2 को यहां से हटा रहे, इक्वल के बाद क्या है, 7 है, तो 7 अपनी जगह पे रहेगा और -2 इधर आके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू हो गया 7 + 2 = 9। तो हमारी x की वैल्यू आ गई 9। और अगर चेक करना चाहते हो तो x के जगह पे 9 रख दो, 9 - 2 = 7, 9 में से 2 माइनस करेंगे 7 = 7। देखिए दोनों वैल्यू बराबर आ गया। अब इस टाइप के तो क्वेश्चन हमने समझ लिया, तो इसी बेसिस पे आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर फोर्थ समझाऊंगा। पहला क्वेश्चन मैंने समझा दिया, सेकंड और थर्ड आप लोग खुद करोगे। ठीक है, खुद करने के बाद अपने आंसर्स को चाहो तो कमेंट में छोड़ सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके आंसर बता दूंगा कि आपने सही किया है या फिर गलत किया है। अगर गलत किया होगा तो मैं उसको साथ साथ में समझाते हुए भी जाऊंगा। ठीक है, तो चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ, फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर फोर्थ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है, 3/7 प्लस x इक्वल टू 17/7। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमारा कुछ इस प्रकार का है। ठीक है, 3/7 प्लस x इक्वल टू 17/7। उससे अब थोड़ा सा ही डिफरेंट चला गया, कहने का मतलब कि वो हमारा नेचुरल नंबर में चल रहा था, अब ये हमारा रेशनल नंबर में चलने लगा, यानी कि फ्रैक्शन में चलने लगा। ठीक है, कंडीशन बिल्कुल सेम रहेगा। देखिए खाली क्वेश्चन के टाइप्स बदलेंगे, क्वेश्चन का मेथड नहीं बदलेगा। मेथड जो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझा दिया है वही मेथड से सारे सवाल किए जाएंगे। हाँ, क्वेश्चन के आकार बदल सकते हैं। आकार कहने का मतलब कि कभी रेशनल नंबर में पूछ सकता है, हो सकता है डेसिमल में पूछ दे, तो इस तरीके से इसके आकार बदलते जाएंगे, बाकी मेथड सब में बिल्कुल सेम लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देते हैं 3/7। अब देखिए x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, इस पूरे इक्वेशन में अगर मैं देखूं तो मुझे वैल्यू तो x की ही फाइंड करनी होगी, क्योंकि जो वेरिएबल होगा उसी की तो वैल्यू फाइंड करोगे। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए उसके साथ जो भी नंबर होगा उस नंबर को हटाना होगा। अब उस नंबर को हटाने से पहले हम ये चेक कर लेंगे कि x के साथ उस नंबर का रिलेशन क्या है। रिलेशन मतलब कि साइन का कौन सा रिलेशन है, प्लस में है, माइनस में है, मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में है। जिस रिलेशन में होगा उसके अपोजिट रिलेशन से इसको यहां से मैं हटाऊंगा। तो मैं ये देख रहा हूं कि x और 3/7 के बीच में प्लस का साइन है। ठीक है, चलिए ये साइन तो x का है, क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि x प्लस में है। अब ये किस में होगा, तो 3/7 के पहले कोई साइन नहीं है, तो जब कोई साइन नहीं होता तो प्लस का माना जाता है। और प्लस वाले नंबर की अगर मैं साइड चेंज करूं तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो चलिए ठीक है, 3/7 को अब मैं यहां से हटा रहा हूं, तो 3/7 अगर यहां से हट गया तो अब इस तरफ क्या बचा, ओनली x बच गया, खाली x बचा। अब x के बाद इक्वल में उस तरफ पहले से क्या है, तो पहले से 17/7 है, और मैंने साइड किसकी चेंज करी, 3/7 की। 3/7 इधर प्लस में था, इधर आके किस में आ गया, माइनस का, तो ये माइनस का हो गया 3/7। ठीक है, तो अब देखिए x इक्वल टू 17/7 माइनस 3/7, मतलब एक साइड में अब x की वैल्यू अकेला हो गया। ठीक है, x अकेला हो गया। अब हम ये देखते हैं कि इस तरफ RHS साइड में अब जो भी मुझे फ्रैक्शन दिखाई दे रहा है उसको मैं सोल्व कर दूंगा। जैसे ही वो सोल्व होगा तो x की वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए
अब ये क्या है, ये एक फ्रैक्शन ऐड है और आई होप कि आपको ये फ्रैक्शन ऐड करने आते होंगे। अगर नहीं आते हैं तो फिर भी एक थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा दे रहा हूं बस। इसमें करना क्या होता है कि नीचे वाले मतलब जो भी दोनों का डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर का हम एलसीएम निकालते हैं, यानी कि 7 और 7 का हम एलसीएम निकालेंगे। इस 7 और इस 7 का हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, मेरा आंसर 7 ही आएगा। अब हम क्या करते हैं, तो डिनोमिनेटर और एलसीएम को आपस में डिवाइड किया जाता है और डिवाइड करने के बाद जो नंबर आता है उस नंबर को नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो अगर मैं 7 से 7 को डिवाइड करूं तो मेरा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। और 1 से 17 को मल्टीप्लाई करूं, मल्टीप्लाई बाय 1, तो 17 को 1 से मल्टीप्लाई करूं तो 17 हो जाएगा। फिर साइन माइनस है, साइन है माइनस का तो माइनस लगा दिया। फिर वापस सेम कंडीशन, इस 7 से इस 7 को हमें डिवाइड करना होगा तो हमारा आंसर आएगा 1। ठीक है, और फिर उस 1 से इस ऊपर वाले 3 यानी कि जो हमारा नोमिनेटर है वो उस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बन जा 3। तो 17 में से 3 माइनस किया तो कितना आ गया, 14 आ गया और अपॉन में 7, और 7 से 14 2 बार में कट जाएगा, यानी कि यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर कमेंट वो डाउट रह गया हो तो आप कमेंट करना, मैं कमेंट में बता दूंगा, वो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट है। अब हम एक क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ये दोनों करेंगे, इसके बाद ओवरऑल इसमें सारा मामला खत्म हो जाएगा। ठीक है, हर टाइप के मैं सवाल करवा दे रहा हूं ताकि आपको करने में आसानी रहे। 2 टाइप का सवाल मैंने करवा दिया। सबसे पहले ऊपर वाले जो एक एग्जांपल से और एक एक्सरसाइज से समझाया था वो एक ही टाइप के सवाल है और उस बेसिस पे आपके क्वेश्चन नंबर 3 तक दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैंने 4th क्वेश्चन आपको समझा दिया, ये फ्रैक्शन वाला था, तो फ्रैक्शन वाले सवाल को इस तरीके से किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 अगर इस तरीके का कोई सवाल आएगा तो भी आप सोल्व कर दोगे। अब मैं एक सवाल समझाता हूं जो कि मल्टीप्लाई के फॉर्म में आता है, उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो मैं वो दोनों तरीके का सवाल समझा रहा हूं आपको। इसके बाद ये एक्सरसाइज पूरी तरीके से हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि दे रखा है 6x इक्वल टू 12। बस ये सिंपल सा क्वेश्चन है, 6x इक्वल टू 12। मतलब कि अब यहां से x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 6 और x का कौन से साइन का रिलेशन चल रहा है, तो वो मल्टीप्लाई का चल रहा है। हम ये देख रहे हैं कि 6 और x के बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई है, और मल्टीप्लाई वाले वो नंबर की अगर हम साइड चेंज करें तो किसमें, डिवाइड में जाता है। तो हम एक सब यहाँ पे अकेला रखेंगे, 12 यहाँ पहले से है और 6 इधर जब आएगा तो ये डिवाइड का फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, और फिर 6 से 12 2 बार में कट गया तो x इक्वल टू आ गया 2। इसका आंसर ये हो गया। ठीक है, तो चलिए अब हम इसका एक और टाइप समझ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 नहीं, मैं आपको समझा दे रहा हूं सीधे सीधे। क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, अब देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 8 मैं समझा रहा हूं इसी बेसिस पे 6 भी सवाल बनेगा और 7 भी सवाल बनेगा और 8 भी इसी बेसिस पे। मतलब ये 3 क्वेश्चन सेम बेसिस पे हैं। इसमें से मैं सबसे हार्ड क्वेश्चन मुझे 8 सा लग रहा है क्योंकि इसमें डेसिमल का यूज किया गया है। तो मैं हार्ड वाला क्वेश्चन समझा दे रहा हूं आपको करना कैसे है। बाकी 6 और 7 सवाल आप खुद करोगे। ठीक है, और फिर आप अपने आंसर को कमेंट में छोड़ोगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके आंसर बताऊंगा कि सही है या गलत है। तो चलिए 6 और 7 आपको खुद करना है। मैं क्वेश्चन नंबर 8 अभी आपको समझा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 8 है क्या, तो क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है 1.6 इक्वल टू y अपॉन में 1.5। ठीक है, हाँ यही क्वेश्चन है। अब इसमें वेरिएबल के रूप में क्या यूज किया जा रहा है, y का, तो मतलब कि हमें y की वैल्यू फाइंड करनी होगी। अब इसमें y की वैल्यू हम फाइंड कैसे करेंगे, देखिए y के साथ जो भी हमारे पास नंबर है वो तो डिवाइड का फॉर्म बना रहा है, नीचे है मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो फ्रैक्शन के फॉर्म का मतलब प्योर डिवाइड के फॉर्म में। ठीक है, और डिवाइड के फॉर्म
अगर डिवाइड के फॉर्म में है और डिवाइड वाली संख्या के अगर हम साइड चेंज करें तो मल्टीप्लाई में चला जाता है, ठीक है। तो देखिए अगर 15 को मैं साइड चेंज करूंगा तो 15 इस तरफ आएगा ना, ये अभी RHS साइड में है, तो जब इसकी साइड चेंज होगी तो वो LHS साइड में आ जाएगा, और RHS साइड में y के साथ 1.5 जो है वो डिवाइड का फॉर्म बना रहा है, और अगर ये डिवाइड का फॉर्म बना रहा है तो जब इसकी हम साइड चेंज करेंगे तो किस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई के फॉर्म में चला जाएगा। तो अब देखिए ये एक तो इसको डायरेक्ट यहां से मल्टीप्लाई के फॉर्म में ले जा सकते हो, और दूसरी चीज इसमें एक चीज आप और समझ सकते हो कि जब भी कोई नंबर होता है, चाहे वो डेसिमल के फॉर्म में हो, फ्रैक्शन के फॉर्म में हो, कोई भी फॉर्म में हो, ठीक है, हर नंबर के नीचे 1 छुपा हुआ होता है। अगर वो लिखा हुआ है तब तो साफ साफ दिखेगा, अगर नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि 1 है उसमें, भले वो दिख नहीं रहा है, मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं 1 को लिख सकता हूं, ठीक है। तो अब जब बीच में इक्वल का साइन हो और दोनों तरफ फ्रैक्शन का फॉर्म बना हो तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y हो जाएगा, और 1.6 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1.6 इंटू 1.5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि दो नंबर को हमें मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के लिए दोनों नंबर डेसिमल का फॉर्म बना रहा है। अब दोनों नंबर अगर डेसिमल का फॉर्म बना रहा है तो इसको मल्टीप्लाई में करूं कैसे, क्या डेसिमल के नंबर को मल्टीप्लाई करना आता है आपको? अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आता है तो एक बार मैं आपको सिखा दे रहा हूं, ठीक है। देखिए सबसे पहले ये समझ लीजिए कि 1.6 को 1.5 से अगर मैं मल्टीप्लाई करने जाऊं तो मल्टीप्लाई करते समय मैं डेसिमल लूंगा ही नहीं, मैं भूल जाऊंगा कि मेरे पास पॉइंट भी है, मैं पॉइंट को इग्नोर कर दूंगा, ठीक है। अगर मैं यहां से पॉइंट को इग्नोर कर दूं तो मेरा सिंपल 16 और 15 बन जाता है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, 16 को 15 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 6 5 जा 30, कैरी बचा 3, 5 1 जा 5 3 8, और फिर 6 1 जा 6, 1 1 जा 1 0, 8 6 14, और ये बच गया 2, यानी कितना आंसर आ गया मेरा, 240 आ गया। अब हम एक बार चेक करेंगे, जैसे देखिए मल्टीप्लाई कर लेने के बाद जब आपका आंसर आ जाएगा तब आप चेक करिए कि अब पॉइंट को चेक करिए कि कहां कहां पे पॉइंट था। तो हम ये देख रहे हैं कि इसमें एक संख्या के पहले पॉइंट था और इसमें भी एक संख्या के पहले पॉइंट था, ठीक है। मतलब दोनों में एक एक संख्या के पहले पॉइंट है, तो इस हिसाब से अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें तो 1 + 1 कितना 2, तो मतलब कि अब जो मेरे आंसर में मैं पॉइंट का यूज करूंगा वो दो संख्या के पहले करूंगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई करते समय एक संख्या के पहले यहाँ पॉइंट, एक संख्या के पहले यहाँ पॉइंट, तो टोटल 2 संख्या हो गया। अब मैंने लिख दिया इसका आंसर y = 240, ठीक है। और एक संख्या के पहले एक संख्या के पहले, यानी कि टोटल 2 संख्या। अब यहाँ पे मैं 2 संख्या के पहले पॉइंट लगा दूंगा, यानी कि y की वैल्यू आ जाएगी 2.40, ठीक है। दोस्तों आई होप कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट रह रहा हो तो आप प्लीज जरूर कमेंट करिएगा, मैं आपके डाउट को 100% क्लियर करूंगा। बस मैं ये चाहता हूं कि आप इस तरीके से इस चैप्टर को समझ लो कि भविष्य में कहीं भी कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। ये बस मैं 8th के लिए नहीं समझा रहा हूं आपको, मैं इतना डीपली जाके इसलिए समझा रहा हूं कि आपका ओवरऑल यहां से हर चीज क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो आज हमारा, अब देखिए मैंने इसमें पहला फर्स्ट क्वेश्चन समझाया, 4th क्वेश्चन समझाया और 8th क्वेश्चन समझाया, 3 क्वेश्चन समझा दिया। और इस पूरे 2.1 एक्सरसाइज में इन्हीं 3 क्वेश्चन के बेसिस पे सवाल होंगे, ठीक है। तो मैं जिस जिस क्वेश्चन को जैसे जैसे समझाया हूं उस बेसिस पे जो भी सवाल होगा उसको आप घर पे जरूर करिएगा, तभी इस पे आप पक्का बनोगे, ठीक है। नहीं तो अगर यहां से समझ के आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो मेरा यकीन करिए 1 से 2 दिन के अंदर ये सारी चीजें आप भूल जाओगे जो मैंने अभी सिखाया है, ठीक है। माइंड का रूल यही है कि अगर कोई चीज हम सीखें तो उसको कम से कम 10 दिन तक लगातार प्रैक्टिस में रखेंगे। माइंड ऐसे ही सीखता है, ठीक है, कि जब हम उससे एक काम रोज रोज करवाते हैं तो वो फिर उस काम में आदी बन जाता है, मतलब उस काम को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक है। तो जैसा कि ये चैप्टर आज हमने किया, चैप्टर 2 में 2.1, इसमें मैंने आपको सब कुछ अच्छे तरीके से समझा दिया। एक बार आप इस वीडियो को पूरी तरीके से देख लेना, और देखने के बाद जो भी सवाल मैं समझाया हूं पहले उन सवाल को कॉपी पे राइट डाउन करके खुद से करने की कोशिश करना, और फिर इसके बाद एक्सरसाइज पे आके 2.1 आप पूरा सोल्व करोगे। जो मैं समझाया हूं वो भी और जो मैं नहीं समझाया हूं वो भी।
ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं। 2.1 हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो 2.2 के ऊपर होगी। 2.2 इसमें जो भी आपके सवाल होंगे वो सारे स्टेटमेंट वाले सवाल हैं। 2.2 में टोटल 16 सवाल हैं, 16 सवाल हैं, जो कि सबके सब वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। और वर्ड प्रॉब्लम को वर्ड को समझ के इक्वेशन बनाना यही सबसे भारी काम है। अगर आपने इक्वेशन बनाना सीख लिया तो फिर आपको इन सवाल करने में इतना मजा आएगा कि आप मैं बता नहीं सकता हूं, ठीक है। बाकी मैं आपको इक्वेशन बनाना भी सिखाऊंगा कि स्टेटमेंट को हमें कैसे समझना है और फिर समझ के धीरे धीरे उस पर इक्वेशन किस तरीके से बनानी है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी तो आप जरूर लाइक करें, कमेंट करें, जितना ज्यादा हो सके शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब रखें, नोटिफिकेशन ऑन रखें, ताकि हमारी जैसे ही नई वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो दोस्तों आज के लिए हम यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।